Good evening, audience from Dallas, Texas, SBL, ACCA, Strategic Business Leadership, pre-scene, September 2024. This is meeting 3. Meeting 1, we discussed the whole case study. We read and we interpreted the whole case study with some practical example. In meeting 2, I gave you my guess. We talked about growth strategy. Today's meeting 3, we'll be discussing some more aspects, maybe risk, corporate governance, and all that. But before we start, those who are interested in mock examination, mock of this September 2024, they can WhatsApp me at my number +1. +1 is the US code 951-380-6341, and we'll give you the mock, and obviously we'll get you the feedback and everything. So let's start with meeting 3. So I've written some things here. All right, here on page number 6 something. Risk and industry challenges. Again, when you talk about this transportation, whether it's a normal drive or it's a taxi or bus or transport, public transport, train, कुछ भी, there's always a safety issue is always there. हमेशा एक बहुत बड़ा issue होता है, especially when you talk about this Uber and Lyft and these apps and these strangers. क्योंकि ये ऐप क्या है, ये actually it's connecting two strangers, ठीक है ना. Although they have done the background check and they already done with the customer data. Customer का तो कोई background check है ही नहीं, customer data and all that. They are just an intermediary and they are connecting two strangers with their need. एक की need है to earn money and to drive and to work, and the other person need is just the commute. तो दो strangers को मिलाना, and it's not a physical location, and even assets not owned by the company. एसेट भी किसी और का. तो सेफ्टी का जो रिस्क है, इट्स एक्चुअली अगर आप देखें तो इट्स एन इंडस्ट्री चैलेंज एज वेल. एट द सेम टाइम इनके लिए भी बहुत बड़ा रिस्क है, इनके कल्चर, इनके ब्रांड, उन सब चीज़ों के लिए. तो सेफ्टी इशू, अच्छा सेफ्टी इशू में इट्स नॉट ओनली अबाउट द एक्सीडेंट स्टफ. सेफ्टी में ज़ाहिर स्ट्रेंजर्स हैं. मैंने आपको बताया भी था कि वीकेंड पे नॉर्मली पीपल यूज़ दीज एप्स, उबर वगैरह. क्यों? क्योंकि बहुत सारे पिए हुए होते हैं, नॉर्मली ड्रंक. वो हैंगओवर तो वैसे सुबह उतरेगा और रात भर अजीब सिचुएशन होती है. कई दफ़ा ऐसे क्राइम हो जाते हैं, अपना स्टफ छोड़ के चले जाते हैं, लूट मार हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है. बंदा ड्रग्स में और क्या करता है. तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ये सेफ्टी में सब कुछ कवर होता है. अब इसमें एक जगह इन्होंने लिखा वेबसाइट पे भी कि नॉर्मली जो व्हीकल्स हैं दे आर इक्विप्ड विद कैमरास. अच्छा, कैमरा जो है इट्स नॉट ओनली फॉर द कस्टमर, ऑब्वियसली इट्स डन बाय द ड्राइवर, लेकिन इट्स फॉर बोथ द सेफ्टी. जैसे मैंने आपको शायद ये बात बताई नहीं बताई, जैसे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, दे हैव देयर बॉडी कैम. तो वो बॉडी कैम किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? फॉर बोथ. जिनके साथ वो डील कर रहे हैं लाइक नॉर्मल सिटीजन. सो इन केस अगर इसकी कहीं गलती है तो वो जो सिटीजन है दे कैन ऑल्सो क्लेम दैट हे एट दिस पॉइंट I was stopped over by this particular police officer and there should be a recorded video. तो वो निकाल के देख सकते हैं ताकि so that they can provide justice to a common person. इसी तरह वो वीडियो, वो कैमरा पुलिस ऑफिसर के लिए बड़ा काम का होता है. तो जिस तरह उसका बॉडी कैम जो होता है वो काम का है दोनों पार्टीज़ के लिए. सेम थिंग विद टैक्सी, जो टैक्सी के अंदर कैमरा है, इंटरनल कैमरा है या एक्सटर्नल कैमरा है, वो उनके लिए भी बड़ा एविडेंस और उसके लिए होता है, काम होता है. तो एक तो है कि इन्होंने कहा कि कैमराज इक्विप मोस्टली, लेकिन इसमें ये क्या कर सकते हैं कि भाई कैमरा जो है वो तमाम ड्राइवर्स के लिए बाय पॉलिसी कर दें. अब आप बोलेंगे कि वहाँ पर एक इशू आएगा ज़ाहिर एग्जामिनेशन में कि एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, तो दे कैन हैव अ थर्ड पार्टी हु कैन स्पॉन्सर दैट कैमरा और दे कैन लीज कैमरास. अच्छा, जब लीज की हम बात करें इसका मतलब रेंटल्स. कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव एन एग्रीमेंट विद दिस बिगो कंपनी फॉर लेट्स से 2 years, तो ये आपको कैमरा स्पॉन्सर करवा के देंगे, यानी दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द कैमरा और दे कैन हैव अ थर्ड पार्टी हु कैन इन्वेस्ट इन द कैमरा एंड दे विल बी पेइंग, द ड्राइवर्स विल बी पेइंग अ मंथली पेमेंट. तो किसी पर बर्डन नहीं पड़ेगा, इनकी प्रोडक्ट भी बिक जाएगी, उनको बेनिफिट भी हो जाएगा, सेफ्टी इशू भी खत्म हो जाएगा और इसके ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा, मंथली पेमेंट करेगा. और मंथली पेमेंट यानी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, या तो लीज का ऑप्शन हो जाए या फाइनेंसिंग का ऑप्शन हो जाए, या इवन कैमराज वो बाय भी कर सकते हैं. तो ये कैमरा जो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा. और कैमरा के साथ साथ एक एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग चैनल कि भाई इन केस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वैसे इन्होंने लिखा भी है कि देर इज़ अ नंबर जो उनके फ्रेंड फैमिली सबके पास होता है, ड्राइवर कस्टमर दोनों के पास, एंड एनी टाइम दे कैन कॉल.
इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ये कैमरा जो है ना फॉर एविडेंस, ये एक स्पॉन्सर ये करवा सकते हैं। जैसे अभी इन्होंने लिखा है कि मोस्टली इक्विप विद, लेकिन फिर अगर 100% कार्स को कवर करना है तो ये हो सकता है। इसी तरह ड्राइवर्स जो हैं उनके ऊपर कंट्रोल और उनके उस रिस्क को मैनेज करने के लिए, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बात की थी कि सम टाइम वन पार्टी इज लीगली इंटाइटल टू वर्क इन द कंट्री, लेकिन दी अदर पर्सन, यानी एक का बैकग्राउंड चेक हुआ है लेकिन जो दूसरा बंदा है वो ड्राइव कर रहा है, तो उसके लिए क्या हो सकता है, अगर सिर्फ यही बात नहीं, वैसे ही ड्राइवर्स को चेक करने के लिए ऑन एंड ऑफ दे आर सेइंग दैट वी डू एनुअल बैकग्राउंड चेक एज वेल, एनुअल ट्रेनिंग, ये सब। लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट और आप डाल सकते हो, वो कहलाता है मिस्ट्री शॉपिंग, मिस्ट्री शॉपर्स। मिस्ट्री शॉपर्स कौन होते हैं? दे आर योर ऑर्गेनाइजेशन पीपल, दे आर योर ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल, फॉर एग्जाम्पल इंटरनल ऑडिट उधर के पर्सनल है, लेकिन दे विल गो एज इफ दे आर कस्टमर, यानी कस्टमर के रूप में जाएंगे, और दे विल ट्रीट द ड्राइवर लाइक अ नॉर्मल ऊबर कैब ड्राइवर, सही है ना, उसी तरह ऐप को यूज़ करेंगे, बुलाएंगे, लेकिन असल में वो कस्टमर नहीं होंगे, और वो करेंगे क्या, वो ऐसे बन के जाएंगे जैसे वो कस्टमर है। और फिर उस मिस्ट्री शॉपिंग में वो क्या करते हैं, दे डू एवरीथिंग, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा नाराज़ होकर भी दिखाएंगे, मे बी सम टाइम दे आर लेट, मे बी राइट ऑन टाइम, तो वो सारे KPIs, वो सारी चीज़ें वो नोट करेंगे कि भाई ड्राइवर के साथ क्या क्या इशूज़ थे, सही है ना। तो ये मिस्ट्री शॉपर वाला काम भी कर सकते हो, और दे कैन हैव एन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जिसपे केस साइलेंट है, मे बी यू कैन टॉक अबाउट दैट इंटरनल ऑडिट एज वेल। अच्छा, फिर और क्या है, ड्राइवर्स को अट्रैक्ट करना, और ये सारी चीज़ें मुश्किल हैं। तो एक बात पहले भी की थी कि गोइंग फॉर अ ड्राइवरलेस कार, इन्होंने यहाँ पर अभी तक सिर्फ बात की है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, लेकिन हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि इधर सैन फ्रांसिस्को में, ऑस्टिन में, इधर उधर ड्राइवरलेस गाड़ियाँ चल रही हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइवरलेस कार, यानी दे कैन ब्रिंग ड्राइवरलेस कार, दे विल एबल टू गिव मोर मनी टू दोज इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर ही है ना, उबर का ड्राइवर, बीगो का ड्राइवर एक इन्वेस्टर ही है। तो ओके, इफ़ यू ब्रिंग द कार विच इज़ लाइक अ ड्राइवरलेस कार, स्मार्ट कार, अगर ऐसा ऑप्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो फिर तो होगा ये कि यू डोंट नीड टू हायर ड्राइवर्स, यानी अब होगा क्या, यू आर नॉट एक्चुअली हायरिंग अ ड्राइवर, यू आर एक्चुअली कनेक्टिंग विद द इन्वेस्टर्स। जैसे मैं बोलूँ भाई मुझे है ना ऊबर का कारोबार करना है, आई एम नॉट गोइंग टू ओन ऊबर, लेकिन मैं ड्राइवर वाली साइड पे आना चाहता हूँ, और मैं 6 गाड़ियाँ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब क्या होगा, देखो मैं एक बंदा, आई कैन नॉट ड्राइव 6 कार्स एंड आई कैन नॉट हायर 6 ड्राइवर्स, तो मैंने क्या किया, मैंने टेस्ला की 6 स्मार्ट कार्स ले ली। तो अब हुआ ये कि मैं वो इन्वेस्टर बन गया जिसकी 6 गाड़ियाँ ऊबर पूरा दिन चल रही है, एंड आई एम मेकिंग मनी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह ऑप्शन हो सकता है। दिस वे व्हाट दे कैन डू, ड्राइवर्स वाले वो बहुत सारे रिस्क आर गोइंग टू मिनिमाइज, ह्यूमन रिस्क वो सारे मिनिमाइज हो जाएंगे, बैकग्राउंड चेक, क्रिमिनल, ये वो फलाना, ऑल दीज थिंग्स ऑन, ड्राइवर को रिटेन करना, ये सारा नहीं, सारा काम ड्राइवरलेस कार से हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा फ्यूचर प्लान हो सकता है, ठीक है ना, ड्राइवरलेस कार का, एबल टू मिनिमाइज द रिस्क एज वेल। अच्छा, फिर इसी तरह कोलैबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये इंडस्ट्री चैलेंज में भी लिखा है, ये इनके रिस्क में भी है, ये इनकी वेबसाइट पे भी है, कमिटमेंट विद द इन्वायरमेंट, कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट खड़ा कर रही है वो क्या है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द ग्रीन इन्वायरमेंट। ग्रीन इन्वायरमेंट मीन्स दे डोंट वांट दिस गैस कार, पेट्रोल इंजन कार, ये इनको नहीं चाहिए, इनको ई व्हीकल्स चाहिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ भी ये कोलैबोरेशन कर सकते हैं। वंस अगेन, जैसे टेस्ला है या और दूसरी गाड़ियाँ हैं जो इलेक्ट्रिक की, अब तो BMW और इन सब की भी आ गई, उनके साथ दे कैन कोलैबोरेट विद देयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ओके, इफ़ यू ब्रिंग लेट्स से 50 कार्स, 100 कार, 2000 कार्स इन द मार्केट, विल गिव यू दिस मनी, या हम तुम्हारी ये गाड़ियाँ बिकवाएंगे टू द ड्राइवर्स, उनके साथ कोलैबोरेट करा रहे हैं। इससे क्या होगा, ये इनके वैल्यूज़ उनके साथ भी हो गया, इनके विजन के साथ, इन सब चीज़ों के साथ, एंड दे एबल टू कोप अप विद द इंडस्ट्री चैलेंज एज वेल एज द रिस्क। और वही जो ई व्हीकल्स हैं वही एक्चुअली फिर उनके अंदर स्मार्ट ऑप्शन है, और वो ड्राइवरलेस कार है, नहीं दोनों ऑप्शन साथ चल सकते हैं ऑलरेडी। हाँ, एक और चीज़, माइक्रो मोबिलिटी, वी टॉक्ड इन द फर्स्ट क्लास, माइक्रो मोबिलिटी, द बाईसाइकिल्स, द बाइक्स, ठीक है ना, और मैंने आपको एम्स्टरडेम और उसकी मिसाल दी थी। देखिए इसमें क्या हो सकता है, माइक्रो मोबिलिटी अभी इस वक्त इनकी जो नज़र आ रही है वो 11% नज़र आ रही है, इसको ये बढ़ा सकते हैं, दे कैन इंक्रीज द रेवेन्यू एंड एट द सेम टाइम प्रॉफिटेबिलिटी। गाड़ियों में तो ये है ना, बड़ी इन्वेस्टमेंट लानी पड़ती है, इसमें क्या होगा, दे कैन कम अप विथ 1000 बाइक्स। लेकिन क्या कर सकते हैं, देखो बाइक्स में प्रॉब्लम क्या होता है, बाइक्स में प्रॉब्लम होता है ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट एफिशिएंट, कैसे कंपेयर टू द कार।
तो ई बाइक्स का कॉन्सेप्ट, इस पे इन्होंने बात नहीं की, आप ये वाली बात कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक्स आजकल ये बहुत चल रही है, इधर लोग हाइकिंग वगैरह सब कर रहे हैं, आप लोग भी सब जानते होंगे ई बाइक्स। तो इफ दे ब्रिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ई बाइक, इट विल बी मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, कि भाई लोगों को वो ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगानी, टाइम भी जल्दी क्विक जैसे मोटरसाइकिल की तरह चलेगी, और एट द सेम टाइम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। तो हुआ क्या, इसमें भी आपने क्या किया कि एक तीर से दो शिकार किए। इंडस्ट्री चैलेंज जो है वो इन्वायरमेंट का, गवर्नमेंट का, कंप्लायंस का, रिस्क का, वो भी कवर कर लिया। एट द सेम टाइम यू इनहेंस योर प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। इसमें देर इज़ नो पॉइंट ऑफ ड्राइवर, इवन दे कैन कोलैबोरेट, इसमें भी कोलैबोरेट कर सकते हैं विद द इन्वेस्टर्स डायरेक्टली, और मे बी विद द गुड बाइक ब्रांड्स, कि भाई ओके इफ़ यू कम अप विद 1000 बाइक्स या 100,000 बाइक्स, डिपेंड्स कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। डेफिनेटली दे हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बाइक चलाने के लिए उस बाइक वाला इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। जैसे हर जगह बाइक, ई बाइक या और ये बाईसाइकिल नहीं चला सकते। जैसे हमारे कुछ हाईवेज हैं, वहाँ पर बाइक क्या, आप रोड क्रॉस करना भी मना होता है। ऐसा नहीं होता हर जगह कि आपने कहा पाकिस्तान इंडिया की तरह कहीं से भी रोड क्रॉस कर लो, नहीं, दुनिया में रोड क्रॉस करने के भी मसाइल हैं, कि भाई इन रोड पे पैदल आदमी भी नहीं चल सकता। जैसे फ्री वे है, उस पर पैदल आदमी को नहीं चलना मना है, कि वो रोड क्रॉस नहीं कर सकता फ्री वे पे, समझ रहे हैं बात को। हाईवेज हैं, उस पर पता है कि भाई, और इसी तरह बाईसाइकिल चलाने के उसके भी लेन्स हैं। तो अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, डेफिनेटली इस बी लैंड में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई दे हैव दिस माइक्रो मोबिलिटी, सो दे कैन इंक्रीज दिस थिंग। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इज सेइंग, टॉकिंग अबाउट द एफिशिएंसी एंड ऑल दैट। तो इसमें क्या हो गया, यानी माइक्रो मोबिलिटी प्रोडक्ट तो चल ही रही है ना 11%, ये और भी बढ़ सकती है विद व्हाट, विद ई बाइक्स। ई बाइक्स का कॉन्सेप्ट आ सकता है जिसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, मैनुअल भी चला लो, ई भी चला लो, एफिशिएंट भी होगी और आपकी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होगी, एंड इट ऑल्सो लिंक विद आर वैल्यूज़। आप अगर आखिरी पेज पे जाएं, वेबसाइट पे इन्होंने लिखी है बात, तो ये इनकी वैल्यूज़ और इनके मिशन और उसके साथ भी कनेक्टेड है, सही है ना। यू कैन ब्रिंग मोर इन्वेस्टर्स हियर। अच्छा, इसमें एक और प्रोडक्ट भी आ सकती है, जब ई बाइक है तो उसको चार्ज भी होना पड़ेगा, तो चार्जिंग स्टेशंस, तो चार्जिंग स्टेशन एक और आपकी प्रोडक्ट खड़ी हो गई, ठीक है ना, उनके साथ भी आप कोलैबोरेट कर सकते हो, या मे बी यू कैन कम अप विथ योर ओन चार्जिंग स्टेशंस, अपने चार्जिंग स्टेशंस ला के लगा दिए, तो एक चार्जिंग स्टेशन भी आ गए, ये एक नई आपने थीम खड़ी कर दी, एक ई बाइक्स का कॉन्सेप्ट लेके आ गए, एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। ऑलराइट, एक सवाल वो आपके साथ ये कर सकता है, जिस पे इतनी ज़्यादा डिटेल तो उसने दी नहीं है, लेकिन ये कर सकता है आपके साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वो ये क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि दे ओनली टॉक्ड अबाउट द बोर्ड, जिसमें नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नजर आ रहा है, विच इज़ गुड, एंड 6 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 6 + 1 7, और बाकी सारे ईडी है 1 2 3 4 5 6, तो सही है, बैलेंस बोर्ड ये सब ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है आपसे बोर्ड कमेटीज़ पे बात करें कि आई डोंट सी एनी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मे बी दे कैन टॉक अबाउट दिस, क्योंकि रिस्क तो अपनी जगह मौजूद ही है, दिखाएं उसने रिस्क कि ये बीगो के सेवरल रिस्क है, ठीक है ना, और टेक्नोलॉजी के रिस्क और कल्चरल रिस्क और सेफ्टी रिस्क एंड ऑल दैट इंडस्ट्री चैलेंजेस, एंड देयर इज नो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, सो दे कैन टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी कि हाउ अबाउट बीगो कम अप विद रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, वो कैसी है, उसके क्या बेनिफिट होंगे, उस पर बात। और मे बी दे टॉक अबाउट ऑडिट कमेटी, क्योंकि ये अभी कमेटीज़ पे कुछ भी नहीं बोला है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बी in collaboration with the board, you can have a risk management committee, audit committee, even internal audit department. I'm not saying internal audit committee, I'm talking about internal audit department which is in the organization, say na, in the organization. तो full time internal audit department पे बात हो सकती है, audit committee पे बात हो सकती है, risk management committee पे बात हो सकती है, इसको दिमाग में रखें। यप, ये जो सेफ्टी रिस्क है उस पर अगर आपको याद हो, मीटिंग 1 में मैंने कहा था, जो मैंने अपनी बारे में बताया था कि हमारे घर से जब ऐप यूज़ होती है तो वी कम अप विद अ कोड कि व्हेन वी सिट इन ऊबर, तो ऊबर वाले को ऐसा नहीं होता कि बैठते ही उसको पता हो जाए हमारी डेस्टिनेशन क्या है, ही ऑलवेज आस्क अबाउट द कोड। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि कोड क्यों पूछ रहा है, ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर है कि ओके, इवन व्हेन द कस्टमर इज इन द कार, स्टिल द ड्राइवर एंड द कस्टमर they don't know about the obviously the customer knows about the destination but the driver still don't know। वरना ये होता है कि वो बैठते ही वो एक बटन दबाता है और ऑन हो जाता है, सही ना, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। अमूमन तो ऊबर ड्राइवर के साथ क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं कि जब उनको पता होता है ना कि द पैसेंजर इज कमिंग, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है,
तो अमूमन उसको उस वक्त भी नहीं पता होता नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, ओनली दे नो द कस्टमर। वरना क्या होगा कि सबकी मोटिवेशन होती है कि नहीं यार मुझे एयरपोर्ट की ही सवारी मिल जाए, कि आई जस्ट वांट गो टू द एयरपोर्ट, अदरवाइज बाकी नॉन एयरपोर्ट क्लाइंट को सब डिसमिस कर देंगे। इसीलिए वहाँ तक अंटिल अनलेस यू रीच टू द कस्टमर एंड द कस्टमर सिट इन द कार, आपको ये नहीं पता होता कि वेयर इट्स गोइंग। सही है ना? जो मैंने लोगों से पूछा, मुझे खुद ऊबर चलाने का तजर्बा नहीं, लेकिन मैंने जो लोगों से पूछा, लेकिन उसके बाद मैंने जो एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर आपको बताई, वो क्या बताई? वो दैट इज़ द कोड, कि वो कोड हो। वरना आप खुद सोचे अगर ये बगैर कोड के हो सीन, तो क्या होगा? ऊबर भाई खुद आपके घर पहुंच जाएगा डायरेक्ट, उसको ज़रूरत ही क्या, वो इधर तक आएगा विदाउट टेकिंग द कस्टमर, वो आगे निकल जाएगा, सिंपल। लेकिन जाहिर है कस्टमर भी बताएगा कि आई हैव नॉट टेकन द ऐप, ये तो बात है, लेकिन उसकी जगह कोई दूसरा बंदा बैठ सकता है, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। एक दफ़ा हमारे साथ हुआ भी था सैन फ्रांसिस्को में, सेम गाड़ी लग रही थी, हम लोग, मेरे कज़न भी साथ था और भाई भी साथ था, और हम दूसरी गाड़ी में बैठ गए और वो मैं लेके चलता बना। जब आगे गए तो थोड़ा आगे जाके मैं अंदाज़ा हुआ कि यार इट्स नॉट द सेम पर्सन, और मे बी इट्स द वे वी आर गोइंग इट्स नॉट राइट। ये वो फिर हमने उससे पूछा तो उसने कहा ओ नो आई एम नॉट दैट गाय। बदला उसने हमें बिठा भी लिया था और वो लेके भी जा रहा था, और हमें भी वही कलर की गाड़ी लग रही थी और बस पहुंच रहे थे। तो ये हो सकता है और ये होता है। तो इसीलिए वो जो कोड है ना, तो ये वाली बात आप कर सकते हैं कि टू ब्रिंग वन एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर there should be a one time code which should be with the customer, and when the customer sits in the car then he explain that code and the code tells the driver about the destination, फिर सारी चीज़ें खोलें। तो ये आप बता सकते हो when they ask about the risk, और दूसरी बात when they ask about the process, क्योंकि प्रोसेस के अंदर एक स्टेप ऐड हो गया ना, ये प्रोसेस मैनेजमेंट में एक स्टेप ऐड हो गया, ऑल्दो द प्रोसेस बिकम इनएफिशिएंट लेकिन इट ब्रिंग्स एक्स्ट्रा वैल्यू। ज़रा बात को समझे, प्रोसेस इनएफिशिएंट हुआ है क्यों? क्योंकि एक स्टेप, पहला स्टेप क्या होता था? फाइंडिंग अ कार। दूसरा स्टेप क्या है? डेस्टिनेशन बताना, पिन बताना। तीसरा वो आया, चौथा बैठे, पेमेंट तो ऑलरेडी कट गई। यानी कितने स्टेप हैं, उसमें एक स्टेप आपने कोड का डाल दिया। क्या ये अच्छा स्टेप है? यस, इट्स ब्रिंग सेफ्टी, इट्स ब्रिंग एक्स्ट्रा वैल्यू। आई कैन यूज दिस टर्म एक्स्ट्रा वैल्यू। व्हेन देयर इज एन एक्स्ट्रा वैल्यू, ओके, यू कैन कम अप विद वन मोर स्टेप। तो ये कोड वाला स्टेप आप डाल सकते हो, सिक्योरिटी वन टाइम कोड। अच्छा, इसी तरह ये जो कंपटीशन बढ़ रहा है, ज़ाहिर है कंपटीशन के रिस्क को आप कैसे मैनेज करते हो? थ्रू गुड सर्विस, थ्रू ग्रेट ड्राइवर्स और मोटिवेटिंग स्टाफ, गुड कार्स, सेफ्टी रिकॉर्ड्स वो अच्छा हो आपके कंप्लीट, ये सारी चीज़ें। एट द सेम टाइम मैंने फर्स्ट मीटिंग में बात की थी, सेकेंड मीटिंग में वी टॉक अबाउट द एक्विजिशन, कि कंपटीशन को आप इस तरह भी माइनस करते हो, इफ़ यू फाइंड गुड कंपनीज विच आर अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट, यू कैन टेक देम एंड वैनिश द कंपटीशन। जैसे वो उबर और करीम वाली बात थी, वो कर सकते हो। लाइसेंसिंग, इंडस्ट्री रेगुलेशन, कंप्लायंस रिस्क के लिए क्या करते हो? यू कैन हैव एन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, दे आर साइलेंट ऑन दिस थिंग। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इसका वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑडिट, जो आपने F8 में भी पढ़ा और ऑलवेज, कि क्या है? दैट्स अ कंप्लायंस रिस्क, उसको मैनेज करता है। यू कैन गिव ऑनलाइन ट्रेनिंग, गुड ट्रेनिंग टू योर ड्राइवर्स टू मिनिमाइज द कंप्लायंस रिस्क, उस पर भी आप जा सकते हो। हाँ, एग्जामिनेशन में हो सकता हो कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे भी बात कर ले, आपको कोई ऐसा एक्विजिशन टारगेट दे दे, हाँ, हो सकता है आपको थोड़ा लिक्विडिटी और इसके बारे में बात कर ले। तो यानी ये है कि व्हेन यू आर इन द एग्जामिनेशन, so don't give your answer as if like in an isolation thing. You have to do the complete due diligence. जैसे अपन कोई इन्वेस्टमेंट बाय करने जाते हैं, कोई प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं, मे बी व्हेन यू बाय अ बिजनेस, तो आप क्या बोलते हो? यार एक ही चीज़, सबसे पहले तो ये देखते हो इतने पैसे हैं या नहीं है। बिकॉज सम टाइम व्हेन स्टूडेंट सिट इन द एग्जामिनेशन, इट फील्स लाइक दे आर सिटिंग विद एन अनलिमिटेड रिसोर्सेज। ऐसा लगता है उनकी एग्जामिनेशन सीट के नीचे मिलियंस और बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर बैठे पड़े हुए, या वो अपने साथ वो बिल गेट्स को और जेफ बेजोस को साथ लेके आए हुए कि यार सब कुछ हो जाएगा। नो, आपको बैलेंस शीट को ज़रूर देखना है, लिक्विडिटी को देखना है, आपने देखना है गेयरिंग को देखना है कि गेयरिंग किस लेवल पर पहुंची हुई है, ये सारे एस्पेक्ट देखने हैं। फिर आपने उसका ड्यू डिलिजेंस, पैसे हैं नहीं, गेयरिंग टॉप पे पहुंची हुई है, इसके ऊपर गेयरिंग हो नहीं सकती, अब और लोन ले नहीं सकते, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इंटरेस्ट कवर रेशियो क्या चल रहा है। तो इन सब, यानी यू आर नॉट गिविंग आंसर इन एन आइसोलेशन। ये कोई छोटा सा आंसर नहीं कि जिसको आपने, यू हैव टू कवर अप कंप्लीटली, सब कुछ देखना है इसमें कि अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन, स्ट्रेटजी अगर है तो सूटेबल है या नहीं है, फिजिबल है या नहीं है। ऐसे बिजनेस को तो एक्वायर नहीं करने जा रहे चाहे वो कल्चरल डिफरेंस, कल्चरल इनकम्पैटिबिलिटी है, फिर फंस जाओगे। तो ये सारे फैक्टर्स इग्नोर, नहीं कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा, लेट्स जस्ट एक्वायर, नहीं, एक मसला ये हो जाएगा, डिसफंक्शनल एस्पेक्ट आ जाएगा, डिसफंक्शनल एस्पेक्ट आ जाएगा, आप और ऑब्जेक्टिव से दूर हो जाओगे। समटाइम ये बड़ा चक्कर है कि रिवर्स एनर्जी ज़्यादा बेहतर होती है कि जो एक्वायर किया उसको भी छोड़ दो। फिर आपने सामने देखना है कि ओके, कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस, द टेक साइड, द लीगल साइड, द फंक्शनल साइड,
the HR side, the investment side, the brand image, there's so many things जो जाके आपके इदारे के साथ जेल होंगे या नहीं होंगे अगर मर्जर की तरफ जा रहे हो तो, और अगर वैसे एक्वायर कर रहे हो तो फिर सिर्फ इन्वेस्टमेंट और ये फैक्टर्स को देख, तो पता ये चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को सामने रखते हुए देन यू हैव टू रिप्लाई, एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट सब्जेक्टिविटी, कि आप जब बाहर निकलो तो आपका दूसरा दोस्त ये कह रहा होगा कि नहीं नहीं यार मैंने ये एस्पेक्ट देखा, ओके दिस इज योर एनालिसिस, माई एनालिसिस कुड बी डिफरेंट एंड वी बोथ आर राइट। यही तो होता है ना सब्जेक्टिव रिलेटिव्स, यही है ना कि भाई हम दोनों सही हैं, हम तीनों सही हैं, हर एक का अपना अपना ऑप्शन है, बट यू जस्ट हैव टू जस्टिफाइड एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट वेरी वेल कि भाई मैं इस वजह से एज अ कंसल्टेंट और एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एज अ सेल्स डायरेक्टर या एज अ फाइनेंस पर्सन और एज अ ट्रेजरी हेड, माई पॉइंट ऑफ व्यू इज टू एक्वायर दिस बिजनेस बिकॉज ऑफ दिस रीजन, और दिस वे आई कैन मैनेज द रिस्क, मैं इस रिस्क को इस तरह मैनेज करता हूँ, हो सकता है कोई और किसी और तरह मैनेज करता हो, एवरीबडी हैज़ देयर ओन थिंग्स, ठीक है ना। तो चले, और कोई चीज़ आपके पास हो तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर तो दे दिया है, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, पुरानी वीडियोज़ जो जिन्होंने नहीं देखी वो भी ज़रूर देख लें, एंड डेफिनेटली यू कैन शेयर दैट ऑल्सो। तो अपना ख्याल रखें एंड आई विश यू गुड लक, थैंक यू।